उदयांचल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं शत्रुघ्न कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने बोला था कि वायुमंडल के बाद हम लोग स्थल मंडल को पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इस पे गौर किया और मैंने सोचा कि स्थल मंडल से पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जान लेना चाहिए। तो हम लोग आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे हमारे जो भूगोलवेत्ता, हम पृथ्वी पे वास करते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे हम निवास करते हैं और इसके विषय में हमको जानकारी होनी ही चाहिए हम सभी को। तो इसके लिए हमारे भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई विशेष आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी नहीं मिली। लेकिन बहुत मेहनत और दूरदर्शिता की दृष्टि अपनाने की वजह से हमारे भूगोलवेत्ताओं और वैज्ञानिकों को जो आधार मिला, जिस आधार की बदौलत उन्होंने आंतरिक संरचना के विषय में जाना, वो था ताप, दाब और क्या कहते हैं, घनत्व। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। और इसके आंतरिक संरचना के विषय में जानने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसका केंद्रीय बिंदु हो गया। तो हम इसके आंतरिक संरचना के विषय में जानने के लिए इस तीनों पोर्शन को हम बाहर दिखाते हैं। और जब हमारे भूगोलवेत्ताओं ने जिस आधार को मानकर और पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की, वो रहे हैं दाब, ताप, घनत्व, भूकंप, ज्वालामुखी। तो अब हम देखते हैं, जैसे इतना पोर्शन को हम ले लेते हैं, ये हमारा पृथ्वी का पोर्शन हम ले लेते हैं केंद्र तक हम ले लेते हैं। और ये जो हो गया हमारा भूपर पट्टी हो गया, ये जो हमारा हो गया ये भूपर पट्टी हो गया, जिस पे हम वास करते हैं, ये भूपर पट्टी हो गया। और पृथ्वी के इस भाग को केंद्र तक जो हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसको हम बांटे हैं, वो है, अगर रासायनिक स्तर पे देखें तो रासायनिक स्तर पे भी तीन भागों में बांटे हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं मेंटल और इसको बोल देते हैं कोर। तो ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे। तो इसके रासायनिक संरचना के आधार पर इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोल देते हैं निफे। इसको सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं शियाल। और मेंटल के जो पोर्शन है इसको हम लोग बोल देते हैं सीमा। और जो कोर का भाग है इसको हम लोग बोल देते हैं निफे। यहाँ हम लिख देते हैं निफे, सीमा और सियाल। ये तीन भाग में रासायनिक स्तर पे इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। अब यहाँ हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे हमारा जो पोर्शन है भूपर पट्टी का, इसको भूपर पट्टी या क्रस्ट भी बोलते हैं। भूकंपीय आधार पे, अब भूकंप के आधार पे अगर हम इसका बट डिस्ट्रीब्यूशन करें तो भी तीन भाग में करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी।
भू प्रॉपर्टी, और इसको बोल देते हैं हम लोग मेंटल। ये मेंटल हो गया, और ये हो गया आंतरिक, ये हो गया कोर। कोर भी बोलते हैं या क्रोड बोल देते हैं, क्रोड। ये भूकंप के आधार पे। अब यहाँ पे भी क्या होता है, आंतरिक मेंटल होता है और बाह्य मेंटल होता है। ये आंतरिक मेंटल होता है और बाह्य मेंटल होता है। यहाँ पे भी आंतरिक कोर होता है और बाह्य कोर होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है। शेल का मतलब हो गया, ये हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन, और ये हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो भूप्रॉपर्टी पे सबसे अधिक प्रधानता सिलिकॉन और एल्युमिनियम की होती है। उसके बाद से मेंटल पोर्शन में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की होती है, और कोर में निकिल और फेरस यानी लोहे की होती है। निकिल या फेरस, निकिल या फेरस, निकिल और फेरस या नहीं, निकिल और फेरस यानी लोहा, लोहे की होती है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि अब यहाँ से ये पूछता है कि पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी पे, भूप्रॉपर्टी वो पोर्शन होता है जिस पे हम वास करते हैं। तो पृथ्वी के भूप्रॉपर्टी से जब हम नीचे यानी कि पृथ्वी के कोर की तरफ यानी गहराई में जाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम गहराई में जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, ऐसे गहराई में जाते हैं, तो पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो ताप बढ़ता है, दाब बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। ये पृथ्वी की गहराई में जाने पे ये सब बढ़ता है। जब हम ऐसे गहराई में जाते हैं, ऐसे गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है और घनत्व भी बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये बातें निकल के आई। अब एक और बात हम करेंगे कि ताप और दाब का जो रिलेशन होता है वो समानुपाती होता है। इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया, और ये हो गया दाब। तो जब हम दाब बढ़ाते हैं तो उसी के प्रोपोर्शनलिटी में घनत्व बढ़ता जाता है। यानी जब हम दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व उसी के प्रोपोर्शनल यानी समानुपात में घनत्व बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई। अब घनत्व की बात कर लें तो किसी समान अनुपात में, किसी समान अनुपात में या किसी समान आयतन में जो चीज़ होती है उसका उस पदार्थ के अकॉर्डिंग उसका घनत्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बाल्टी है, तो बाल्टी में यदि हम लोग पानी ले लें और उसी बाल्टी में रुई ले लें, तो कोई पूछता है कि पानी और रुई में किसका घनत्व अधिक है, तो पानी का घनत्व अधिक होगा। अब उसी बाल्टी में एक बाल्टी पानी लेने के लिए बोले और एक बाल्टी मिट्टी लेने के लिए बोले और फिर पूछे कि दोनों में किसका घनत्व अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी का घनत्व अधिक होगा क्योंकि उसमें दाब अधिक है। तो जब दाब अधिक है तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वजन भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर करता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा जाता है
कि पृथ्वी की भूपर पट्टी की क्या मोटाई होती है। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी की जब मोटाई की बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं। ये 0 से लेके 100 किलोमीटर तक होता है, 100 किलोमीटर तक। यानी कि जिस पे हम वास करते हैं ये प्लेट नुमा है, ये प्लेट नुमा है और लगभग 27 छोटी बड़ी प्लेटें मिलके पूरे भूपर पट्टी का निर्माण करती हैं, जिस पे हम लोग भी वास करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि वो 0 से लेके 100 किलोमीटर है। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ओवर ब्रिज का निर्माण करते हैं या घर का निर्माण करते हैं, तो महज 6 सेंटीमीटर, या कहने का मतलब हो गया कि 6 इंच का अगर हम लोग ढलाई करते हैं तो पूरा एक छत हो जाता है। वैसे ही 1 फीट का ढलाई करते हैं तो एक ओवर ब्रिज, या 2 फीट का ढलाई करते हैं तो ट्रेनें निकल जाती हैं। उस तरह से ये जो भूपर पट्टी है ये बहुत पतला है, ज्योग्राफी में इसको पतला बोला जाता है, लेकिन ये भी 100 किलोमीटर है। तो सोचिए कि कितना ये मजबूत होता होगा। तो यहाँ से 100 किलोमीटर। अब यहाँ से और एक डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। अब ये जो पोर्शन हो गया, इस पोर्शन में ये आंतरिक मेंटल हो गया, ये आंतरिक मेंटल हो गया, आंतरिक मेंटल, और ये बाह्य मेंटल हो गया, बाह्य मेंटल। वैसे ही ये आंतरिक कोर हो गया, आंतरिक कोर हो गया, और ये बाह्य कोर हो गया, बाह्य कोर। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। और ये जो हो गया आंतरिक भूपर पट्टी हो गया, आंतरिक भूपर पट्टी। इस पे भूकंपीय लहरों का दाब अधिक होता है। और ये बाह्य हो गया, बाह्य भूपर पट्टी हो गया। तो यहाँ से ये चीजें हम लोग समझ गए। अब इनकी दूरी का डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ से कहाँ तक, इनके गुणों के आधार पे इनकी दूरी का भी निर्धारण किया गया। अब यहाँ 200 किलोमीटर से लेकर, 200 किलोमीटर से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो मेंटल होता है वो 2900 किलोमीटर तक का होता है, 2900 किलोमीटर तक का। और मेंटल के बाद से कोर तक जो होता है वो होता है 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर। तो इसको हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या भी बोलते हैं, इसको हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या भी बोलते हैं। ऐसे दिखाएंगे 6370 किलोमीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या भी हो गई। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए कि मेंटल और कोर के बीच का जो मेंटल और कोर के बीच का जो संपर्क मंडल होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो जो मेंटल और कोर के बीच का जो संपर्क मंडल होता है उसको हम लोग जानते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी को असंबद्धता भी बोलते हैं। और फिर पूछ लेता है कि आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच का जो संपर्क मंडल है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच का जो संपर्क मंडल है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेहमन डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच पाया जाता है। तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच का जो मंडल होता है
वो जो संपर्क मंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं। और ये कहाँ तक होता है? भूपृष्ठ से 5120 किलोमीटर जब हम गहराई में आते हैं तो ये लैमन डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। और उसके जो ये क्या कहते हैं 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक जो है वो क्या कहते हैं, ये है कोर का एरिया है 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक। अब यहाँ एक चीज और बार बार पूछ लेता है कि आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच जो संपर्क मंडल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी यानी रेपेटी असंबद्धता। वैसे ही पूछ लेता है कि बाह्य भूपर्पट्टी और आंतरिक भूपर्पट्टी के बीच जो होता है उस संपर्क मंडल को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोल देते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं लेकिन इसका हिंदी होता है असंबद्धता इसको बोलते हैं, बार बार हम इसको बोल रहे हैं। अब ये तो हो गया इनके डिवीजन के बारे में, कहाँ से कहाँ तक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इनमें प्रधानता, जैसे सबसे ऊपर जो भूपर्पट्टी जिस पे हम रहते हैं इस पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है। उसके बाद से जो मेंटल होता है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, और जो कोर होता है उसमें निकेल और फेरस यानी कि लोहे का प्रधानता होता है। तो जो भूपर्पट्टी का एरिया होता है 0 से 100 किलोमीटर मान लेते हैं, और थोड़ा सा अधिक भी होता है, इसलिए हम 200 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर को हम लोग मेंटल मान लेते हैं। और इसी के बाह्य उसको अगर डिवाइड करें तो ये 700 किलोमीटर तक होता है। 700 किलोमीटर तक होता है मेंटल के बाह्य पोर्शन को अगर डिवाइड करते हैं तो मेंटल का बाह्य पोर्शन। और यहाँ से हम लोग ये इनका डिवीजन देख लिए। कई बार पूछ लेता है कि जो भूपर्पट्टी का एरिया होता है वो क्या होता है, तो यहाँ से एक और ये आ जाता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया, तो यहाँ से ये महासागरीय बेसिन हो गया, यहाँ ये जो है यहाँ हम लोग रहते हैं। तो जो ये महासागर हो गया, तो महासागर के अंदर जो भूपर्पट्टी का एरिया होता है उसमें महासागर के अंदर 5 किलोमीटर तक ये भूपर्पट्टी का एरिया पाया जाता है, जो कि बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। और जिस पे महाद्वीप पे जिस पे हम रहते हैं इसकी जो दूरी होती है ये औसत 30 किलोमीटर मानी गई है। ये 30 किलोमीटर मोटी होती है, यहाँ तक 30 किलोमीटर मोटी होती है। तो यहाँ हम वास करते हैं, यानी कि यहाँ जीवन है, इसी को स्थल मंडल बोलते हैं। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो हो गया महासागर, इसको इसके अंदर बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, और जो ये जिस पे महाद्वीप है जिस पे हम लोग रहते हैं ये नीस और ग्रेनाइट की बनी होती है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। इसको हम लोग स्थल मंडल में अच्छा से पढ़ेंगे। तो यहाँ बस इतना समझ लेते हैं कि आंतरिक संरचना में किस तरह से है। ये एक प्लेट है, तो प्लेटें जो है प्लेट पे हम लोग रहते हैं, तो उसके नीचे कितना पानी, कहाँ कहीं पानी है, कहीं कहीं नहीं है। वो एक होल है, उसमें कहीं पानी है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हैंडपंप लगवाते हैं तो बहुत अंदर तक हम लोग होल करते चले जाते हैं, वहाँ पानी ही नहीं रहता है, कहीं 30 फीट पे भी पानी आ जाता है। तो ये उसी का नतीजा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से ये बातें आ गई। अब यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी पे घनत्व क्या होता है। तो इसके घनत्व होता है भूपर्पट्टी पे जो घनत्व होता है वो होता है 2.5 से 3 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। ये सबसे कम घनत्व होता है। बार बार पूछा है, वनडे में तो कई बार पूछ दिया है कि पृथ्वी पे सबसे कम घनत्व कहाँ होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पृथ्वी पे सबसे कम घनत्व भूपर पट्टी पे होता है, जिसका मान कितना होता है 2.5 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब वही सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, तो वो होता है कोर पे। कितना होता है 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से दो क्वेश्चन तो ऐसे दिख रहे हैं कि सबसे अधिक कहाँ होता है भूपर पट्टी पे, और सबसे कम कहाँ होता है भूपर पट्टी पे, सबसे अधिक कहाँ होता है कोर पे। तो कोर पे कितना होता है, जो कि कोर का केंद्र बिंदु है, जिसको हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या भी बोलते हैं, वहाँ पे होता है 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सबसे कम कितना होता है भूपर पट्टी पे 2.5 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो बार बार रेलवे में, बीपीएससी में भी 1-2 बार पूछ लिया है, एमपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है, राजस्थान पीसीएस में भी पूछा है कि औसत घनत्व क्या होता है। तो जब औसत घनत्व पूछता है पृथ्वी का, तो उसको हम यहाँ स्टार मार्क करके लिख देते हैं। औसत घनत्व होता है पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। अब एक बात और यहाँ से रह गया है जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया है कि जब पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो पृथ्वी की गहराई में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर जाने पे 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि 32 मीटर पृथ्वी के गहराई में जाने पे 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है, तापमान की वृद्धि होती है। लेकिन ये प्रत्येक 32 मीटर पे नहीं होती है। औसत देखा जाए तो 100 मीटर जाने पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। वैसे ही बढ़ते बढ़ते जब हम कोर पे आते हैं, यानी कि इसको पृथ्वी की त्रिज्या भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, तापमान हो जाता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम लोग समझ गए। अब यहाँ से एक चीज और छूट गया है जिसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं कि मेंटल जो होता है, मेंटल भी 2 भाग में होता है, ऊपरी मेंटल और ऊपरी मेंटल बोलते हैं, और या बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल। तो मेंटल में क्या होता है कि कुछ ठोस भाग होता है और कुछ गलित अवस्था में होता है, जिसको द्रव के रूप में होता है। तो जो पृथ्वी के नीचे से भूकंपीय तरंगें आती हैं, तो वो भूकंपीय तरंगों का ये गुण देखा गया है कि वो द्रव में उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी गति कम हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम वेग मंडल। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूनतम वेग मंडल, जो रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी के ऊपर होता है। इसमें इसको न्यूनतम वेग मंडल भी बोलते हैं और इसको दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं। केवल इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरे शब्दों में बोले तो इसको हम लोग बोल देते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल या न्यूनतम वेग मंडल, न्यूनतम वेग मंडल। अब न्यूनतम वेग मंडल का मतलब हम लोग समझ गए कि क्या होता है। तो इस तरह से मेरे समझ से अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और आप लोग इस पे बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बार बार देखें और इस पे क्वेश्चन को लगाते रहें। और जहाँ कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट भी करके आप मुझे बता सकते हैं। आई होप कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको समझ के याद करना है, और बहुत ही इजी है।
और इसको एक बार समझ गए तो ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं। एक बात और, पढ़ाई का सबसे अच्छा मतलब क्या होता है कि आप आज पढ़े और पढ़ने के बाद उसको 24 घंटा के अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक बार उसको 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर देख लेते हैं, एक बार मंथ में देख लेते हैं, तो एक सामान्य सी मना प्रक्रिया है, मनोविज्ञान की एक प्रक्रिया है जिसमें कहा जाता है कि अगर ये प्रक्रियाएं अपनाई जाएं तो चीज़ें आदमी सामान्य स्तर से भूल नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। उदयांचल स्टडी में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग इसको बार बार देखें और समझें। मैं आप प्रयास करूंगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया लेक्चर प्रोवाइड कराऊं और प्रत्येक चीज़ को एक आज की प्रतियोगिता के हिसाब से आपके सामने रखूं। थैंक यू सो मच।